हाँ जी, क्वेश्चन 31 था आपके पास करने के लिए। हाँ जी, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपसे साथ पहले डिस्कस कर लूं, ताकि पहले आप ताज़ा वो कॉन्सेप्ट सीख लो, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, जब कभी आपके पास डिस्पोजल की कॉस्ट आ जाए ना, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, कभी ये इस क्वेश्चन के अंदर नहीं थी वैसे, कि बेचने पर भी खर्चा आया है। एक तो हमने बेचा ना, कि हमने एक चीज 1 लाख की बेची और उसके बेचने के ऊपर आपको 10,000 खर्चा आ गया। सपोज दैट आपने एक एसेट बेचा 1 लाख का और उसके ऊपर आपको 5,000 खर्चा आ गया। दूसरा, जब वो कहता है ना प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सेल ऑफ डिस्पोजल, तो वो डिस्पोजल का लेजर बनवाना चाह रहा होता है, क्योंकि डिस्पोजल के लेजर से ही हमें गेन या लॉस का पता चलता है। जब कभी ये आने वाले किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि आपसे वो ये कहे कि एक चीज मैंने 1 लाख की बेची और उसके बेचने के ऊपर 5,000 का खर्चा आ गया, तो इसके 2 तरीके हैं प्रेजेंट करने के। एक, जब आप डिस्पोजल बनाओ, डिस्पोजल का लेजर बनाते हो, उसमें आप लोग यहां पर कॉस्ट लिखते हैं डिस्पोजल की, यहां पर और यहां पर लिखते हैं कैश। यहां पर या तो आप कैश लिखो 95,000, कैश कितना लिखो 95,000, और बाद में एसओपीएल लिख दो, जो गेन आ रहा है तो गेन लिख दो, लॉस आ रहा है तो। या दूसरा तरीका इसको प्रेजेंट करने का ये है कि जब हम डिस्पोजल का लेजर बनाते हैं, यहां पर एसेट की कॉस्ट लिखते हैं, यहां पर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखते हैं, और यहां पर कैश लिख दें पूरा 1 लाख। तो फिर जो डिस्पोजल का एक्सपेंस है वो किधर लिखें, वो लिख दो इधर। ये एक ही बात है, वहां नेट करके लिख दो, और नेट करते वक्त भी चाहे नीचे आप एक छोटी सी वर्किंग शो कर सकते हो कुछ इस तरह से, या फिर 1 लाख पूरा लिखकर जो उसमें से माइनस करना है वो दूसरी साइड पर लिख। तो ये आपके पास इस तरह से डिस्पोजल का लेजर कंप्लीट हो जाएगा, अगर ये डिस्पोजल की कॉस्ट आ जाए तो। ये एक चीज होगी। दूसरा, जब एक्सचेंज का केस आता है, एक्सचेंज के केस में सपोज हम कहते हैं कि हमने एक न्यू एसेट खरीदा, न्यू एसेट को हम डेबिट कुछ इस तरह से कर रहे हैं 40,000 से, उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सपोज हम लिख लेते हैं 20,000, पीपीई या ओल्ड एसेट हम क्रेडिट कर रहे हैं सपोज दैट 50,000 से, और कैश हम दे रहे हैं 15,000। ठीक है, तो बताएं एसओपीएल में कितनी अमाउंट आ जाएगी, किस साइड पर? एसओपीएल। ये एंट्री तो हमने सीख ली है और मेरे ख्याल में एंट्री में मसला भी नहीं। अब मेन वो ये कह रहा है कि ये जो आपके पास नया एसेट की कॉस्ट आई है ना, कुछ इस तरह से आई है कि 5,000 का हमने 15,000 उसको हमने कैश दिया और 25,000 का पुराना एसेट दिया। ऐसे ही हुआ होगा ना, क्योंकि हम 40,000 वाला एसेट ले रहे हैं और उसके बदले सिर्फ दे 15,000 रहे हैं, और साथ उसको पुराना एसेट भी दे रहे हैं। तो पुराना एसेट कितने में दिया होगा 25,000 का, तो 25,000 का पुराना एसेट दे दिया और 15,000 का कैश दे दिया। अब हम बनाते हैं लेजर्स। अब लेजर्स में जो एसेट डेबिट हो रहा है वो डेबिट साइड पर आएगा, और जो क्रेडिट हो रहा है वो क्रेडिट साइड पर आएगा। अब जब हम इस एक्सचेंज का अगर लेजर बनाते हैं, सपोज यहां पर सिर्फ अकेले एक्सचेंज का लेजर नहीं बनेगा, लेजर तो बनेगा पीपीई का। अब यहां पर ब्रॉडो लिखोगे,
जो भी क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा यहां लिख दोगे। कोई और एसेट खरीदा है या बेचा है वो भी लिख लेंगे। मेन हमारा टारगेट है कि एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन को पीपीई के लेजर में कैसे प्रेजेंट करेंगे। अब हमारा एसेट डेबिट हो रहा है 40,000 से, क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट वाली बात तो आसान है कि हम किस नाम से लिख देते हैं, डिस्पोजल के नाम से लिख देंगे 50,000। जो डेबिट में लिखना है वो किस नाम से लिखें, क्या कैश लिख दे सारा, क्या मेरा कैश, देखिए ना मैंने अगर कैश लिख दिया ना सारा 40,000 तो इसका ये मतलब मैं कह रहा हूं कि मैंने 40,000 मेरा कैश क्रेडिट हो रहा है, तो क्या मेरा कैश 40,000 से क्रेडिट हो रहा है, कैश तो मेरा 15,000 से क्रेडिट हो रहा है। तो एक्सचेंज के केस में मैं सारा कैश नहीं लिख सकता, तो फिर कैसे लिखूं 40,000, मैं लिखूंगा, इसका तरीकाकार होता है कि एक डिस्पोजल लिख देता हूं 25,000 और दूसरा कैश लिख देता हूं, इस तरह से मैं अपना 40,000 पूरा करूंगा। डिस्पोजल मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 25,000 का मैंने एक एसेट उसको दिया पुराना और 15,000 का मैंने कैश दिया है। आप डिस्पोजल की जगह ओल्ड एसेट भी लिख सकते हो। ओके होगी बात। आप कहते हो कि नहीं अभी भी ये एक तरीका है कि आप अपना कैश अकेला नहीं लिखना, कि अगर आपने कैश अकेला 40,000 से लिख दिया ना तो वो ट्रांजैक्शन शो कर रही होगी पीपीई डेबिट कैश क्रेडिट 40,000, तो क्या ऐसा है ना, ही सारा हम ओल्ड एसेट लिख सकते हैं। तो जितना कैश है वो कैश के नाम से लिख दो, बाकी ओल्ड एसेट के नाम से लिख दो। हाँ, अगर आप इन दोनों चीजों से बचना चाहते हो तो फिर आप ये भी एक ऑप्शनल चीज है, आप लिखो एक्सचेंज और लिख लो 40,000। एडिशन एक्सचेंज की वजह से हुआ है ना, तो आप लिख दो एक्सचेंज और साथ लिख दो 40,000, तो ये भी एक तरीका एक अप्रोप्रिएट समझा जाएगा। तो इस 40,000 को लिखने के फिर दो तरीके हो गए, एक लिखेंगे कैश और डिस्पोजल के नाम से, मतलब ओल्ड एसेट के नाम से, या फिर एक्सचेंज के नाम से पूरी अमाउंट लिख दें। किसका नहीं, वो डिस्पोजल तो साफ साफ है ना, डिस्पोजल जो एसेट हमारा जा रहा है ना, वो चाहे तबाह हुआ है, डिस्ट्रॉय हुआ है, चोरी हुआ है, बेचा है, एक्सचेंज किया है, वो सब डिस्पोजल कहलाता है। लेकिन जो हम डेबिट साइड पर लिख रहे हैं ना, डेबिट साइड पर क्योंकि अगर हम कैश लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा 40,000 कैश क्रेडिट हुआ ही नहीं, तो इसलिए या तो फिर एक्सचेंज लिख दो या फिर कैश भी लिखो और ओल्ड एसेट भी लिखो, या ट्रेड इन अलाउंस भी लिख सकते हो। यहां पर लफ्ज क्या आ सकता है, ट्रेड इन, क्योंकि 25,000 का पुराना एसेट आपने दिया है तो ये ट्रेड इन अलाउंस होता है। अच्छा, इसमें साथ एक और प्रॉब्लम आ सकती है आपको, इसमें एक एसेट डिस्पोज हो रहा है तो इसका मतलब है डिस्पोजल का लेजर तो बनेगा। डिस्पोजल के लेजर में यहां पर उस डिस्पोजल की हम कॉस्ट लिखते हैं, तो क्या लिखे कॉस्ट, जो पुराना तरीका है यहां पर उसकी क्या लिखते हैं, कितनी है क्यूमुलेटिव एडिशन 20,000। अब इसके अलावा क्या लिखते हैं जब एसेट बेचते हैं, तो कैश। तो मुझे बताओ इस एसेट के बदले हमारे पास कैश आया है, कितना आया, तो कैश आया तो डेबिट करते हैं, यहां तो क्रेडिट किया हुआ। इस ट्रांजैक्शन में यहां पर देखिए ना, प्रैक्टिकली पढ़ना है हमने, ऐसे तुक्के नहीं मारने। अगर मेरा एसेट डिस्ट्रॉय हो जाता है, मुझे इंश्योरेंस वाले कुछ पैसे दे देते हैं या कहते हैं कि हम आपको पैसे दे देंगे, तो इस जगह पर मैं लिखूंगा इंश्योरेंस रिसीवेबल। कैश तो दिया नहीं, वो उन्होंने कहा, मैंने कहा कैश क्रेडिट किया तो लिया कैसे। देखिए यहां पर मैंने क्या कहा, इंश्योरेंस रिसीवेबल लिख सकते हैं कब, जब एसेट चोरी हो जाए और हमें इंश्योरेंस वाले पैसे क्लेम कहेंगे जी हम आपको दे देंगे, दे दिए तो कैश लिखेंगे, और अगर वो कहते हैं दे देंगे तो फिर क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस रिसीवेबल। और अगर हमने एसेट बेचा तो फिर क्या लिखेंगे, कैश। अब क्या लिखेंगे, हमने जो एसेट दिया उसके बदले हमें क्या मिल रहा है,
न्यू एसेट, तो यहां पर लिखेंगे न्यू एसेट कितने का। तो क्या आप मुझे बताओ कि हमने जो नया एसेट खरीदा था पुराने एसेट के बदले 40,000 का, तो क्या ये 40,000 पूरे का पूरा हमारे एसेट की वैल्यू थी? नहीं, हमने इसके बदले कैश पे भी किया है। तो दूसरी साइड पर क्या लिख देंगे? कैश। कितनी अमाउंट से? अगर 40 और 15,000 को नेट करो तो 25,000 आएगा। और वो 25,000 क्या चीज है भला? हमने पुराना एसेट कितने में एडजस्ट किया था? नए एसेट की कॉस्ट के अंदर। तो एक्सचेंज के केस में हाँ, यहां पर आप डायरेक्ट 25,000 भी लिख सकते हो, बट फिर नाम क्या आएगा? ट्रेड इन अलाउंस। तो ये है कि जब एक्सचेंज का केस आए तो हमने प्रेजेंट कैसे करना है, वर्डिंग कौन कौन सी इस्तेमाल करनी। जब एसेट खरीदेंगे तो एक्सचेंज का नाम लिख दो, या कैश और ओल्ड एसेट का नाम लिख दो। और अगर डिस्पोजल का लेजर बनाएंगे तो यहां पर न्यू एसेट की कॉस्ट लिखेंगे। अगर कैश दिया तो ये कैश डेबिट हो रहा है क्रेडिट? इस लेजर के अंदर क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि डिस्पोजल डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट। और अगर कैश रिसीव करते तो वो भी उसी साइड पर लिख देते। तो अब इसका जो डिफरेंस आएगा वो या गेन आएगा या लॉस आएगा। कितना था? 5,000 था ना। तो ये हमारे एक्सचेंज का मामला कंप्लीट हो गया कि जब भी हम एक्सचेंज का केस देखेंगे तो जब डिस्पोजल का लेजर बनाएंगे तो कौन सी नई चीज आएगी, और जब एसेट का लेजर बनाएंगे तो उसको कैसे डील करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने एंट्री भी साथ लिख दी हुई है और ये दोनों लेजर भी आपको क्लियर करनी है। इसमें कोई बात अभी भी आपको स्टिल कंफ्यूज कर रही है तो मुझे बताएं, उसको हम थोड़ा और डिस्कस कर सकते हैं। चलें फिर आगे। क्या बात? देखिए ना, आप जब लेजर बना रहे होते हो किसी भी एसेट का, मैं बार बार आपको एक ही बात बताऊंगा कि आप जब एंट्री को है उसकी पोस्टिंग सही करते हैं। कैसे? यहां पर हम ब्रॉडो लिखते हैं जितना भी आ रहा हो, जो एसेट हमारा जाता है वो किस नाम से लिखते हैं? और इसमें हम 50,000 लिखेंगे क्योंकि जो हमने एसेट एक्सचेंज किया है ना वो 50,000 का था। ठीक है, अब यहां पर मैंने एडिशन लिखना है। नॉर्मल क्या लिखते होते हैं हम? कैश। नॉर्मल क्या लिखते होते हैं? क्योंकि हमारी एंट्री ये होती है ना एसेट टू कैश। तो क्या इसमें भी हम कैश लिख सकते हैं? नहीं, हम इसमें कैश सिर्फ 15,000 दे रहे हैं। 40,000 के बदले सिर्फ कैश कितना जा रहा है? तो 15,000 लिख दो कैश और बाकी लिख दो ओल्ड एसेट। एक तरीका लिखने का, या फिर इस पूरे को 40,000 के नाम से एक्सचेंज लिख दो तो ये भी चीज मानी जाती है। ये एंट्री तो पूरी नहीं कर रही, ये तो एंट्री अगर हम पास करें तो क्या एंट्री पास हो रही है? पीपी डेबिट, एक्सचेंज क्रेडिट। तो एक्सचेंज सिर्फ इसलिए लिखा है कि एडिशन जो हो रहा है ना, पीपी जो डेबिट हो रहा है वो इन केस ऑफ एक्सचेंज हो रहा है। तो इसके बदले हमने एसेट भी दिया होगा और इसके अंदर कैश भी होगा। जी, एसेट क्रेडिट हो तो गया 50,000 से, डिस्पोजल के नाम से एसेट क्रेडिट हो जाएगा जो गया एसेट, और जो आया उसको डेबिट कर देंगे। एक्सचेंज में जो एसेट आ रहा है डेबिट और जो जा रहा है क्रेडिट। गॉट इट? अब अगर हम यही चीज डिस्पोजल में बना रहे हैं, अब डिस्पोजल में हम जो ओल्ड एसेट की कॉस्ट है उसको यहां पे लिखते होते हैं, नॉर्मल जो हालात होते हैं, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहां पर लिखते होते हैं। और यहां पर नॉर्मल हालात में हम क्या लिखते होते हैं? अब इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास तो कैश आ ही नहीं रहा, नया एसेट आ रहा है, तो हमने तो पुराने एसेट को देखा ना कितने का बेचा। तो कितने का दिया हमने पुराने एसेट? 25,000 का। कैसे पता चला? 40,000 का एसेट लिया जिसमें 15,000 कैश दिया, 40,000 की चीज लेकर कैश सिर्फ 15,000 दिया और साथ एक एसेट भी दिया था। तो इसका मतलब है जो साथ एसेट दिया था वो कितने में दिया था? 25,000 का। तो या तो आप यहां पर लिख दें ट्रेड इन अलाउंस 25,000, एक सिचुएशन, या आप ऐसे लिख दें न्यू एसेट, यहां पर लिख दें पूरी अमाउंट से
और जितना कैश दिया है वो, तो ये अल्टीमेटली नेट हो गए वो 25,000 ही बचाएगा, और जो डिफरेंस आएगा वो एसओपीएल के नाम से चलेगा। तो अगर हमने कैश लिया उससे तो उसको कितना डील करेंगे पीपी के लेजर में? कैश जो लिया है तो हमारा क्या हो रहा होगा, एंट्री में देखें तो कैश हमारा डेबिट हो रहा होगा, तो हम कैश को, यानी कैश हमारा डेबिट हो रहा होता है और फिर पीपीई हमारा एक्सचेंज के केस में क्रेडिट हो रहा है, तो फिर पीपीई क्रेडिट कर देंगे कैश के नाम से, या नेट करके इधर एक्सचेंज के नाम से वो अमाउंट लिख देंगे, वो पहले ही इसमें से माइनस करके लिख देंगे, या सारी अमाउंट इधर लिख देंगे टोटल और कैश इस साइड पर लिखेंगे, नेट करके वो अमाउंट वही बन जाएगा। तो ये दो चीजें हमने पढ़ी अभी। एक हमने पढ़ी कि अगर डिस्पोजल के ऊपर कॉस्ट आ जाएगी तो कैसे लिखना है, डिस्पोजल के ऊपर कॉस्ट आ जाए तो कैसे लिखेंगे, नेट करके लिख दो, या फिर उसकी एक एंट्री पास कर दो, डिस्पोजल डेबिट कैश क्रेडिट, डिस्पोजल डेबिट कैश क्रेडिट, ये दो चीजें हैं। ये है कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल की एंट्री, कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है, किसके ऊपर कैश लग रहा है, डिस्पोजल के ऊपर, तो डिस्पोजल डेबिट कैश क्रेडिट, या उसकी सेल पूरी से माइनस कर दो। अब आज की जो लास्ट बात है, कभी कभार ऐसा होता है, सपोज ये क्वेश्चन पर मैं एंड पे आऊंगा क्योंकि आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और अब ना सिर्फ सवालों के अंदर टेक्निकल चीजें रह गई हैं आज के लेक्चर के बाद, बाकी आपकी यानी एक चेंज इन एस्टिमेशन है वो आपने पीआरसी के अंदर पढ़ा होगा, डेप्रिसिएशन बाय पार्ट्स है वो बिल्कुल सिंपल सा है, तो ये कॉस्ट मॉडल ऑलमोस्ट समझो कि कंप्लीट होने वाला है, बट इसकी जो अंग्रेजी इस्तेमाल होती है ना पेपर के अंदर, वो हमें परेशान कर सकती है, तो हमने परेशान नहीं होना, हमने सिर्फ अपने रूल्स के हिसाब से चलना है, सवाल हमारा हल हो जाएगा। अब जैसे एक सवाल मैं करता हूं, इसको दो तरीकों से मैं हल करवाऊंगा। मेरे पास एसेट सोल्ड एट 1/4/2025 for rupees 40,000, whose book value at this date is rupees 45,000. This asset purchased at 1/1/2020, rate of depreciation 10% straight line method. Pass journal entry of disposal at 1/4/2025. हाँ जी, इस क्वेश्चन को हमने दो तरीकों से हल करना है। पहले तो एक तरीका, जब वो याद हो जाएगा पक्का हो जाएगा, फिर दूसरे तरीके पे चलेंगे। आपने एक एसेट बेचा 1/4/25 को, कितने का बेचा, 40,000 का। उस एसेट की बुक वैल्यू 1/4/25 को थी 45,000। ये एसेट आपने खरीदा था 1/1/20 को, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% स्ट्रेट लाइन मेथड, और हमने डिस्पोजल की जर्नल एंट्री पास कर। जब हम सवाल करते हैं ना, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, और उसके बाद देखते हैं कि क्या हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारा कुछ दिया हुआ है। अगर गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन तो फिर सोचना है कि कैसे फाइंड करना। जर्नल एंट्री आती है डिस्पोजल की, करवाओ पता, जर्नल एंट्री जरा पास करवाओ। ये ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया, सही है ना? चलें,
कैश डेबिट करता हूं मैं, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट करता हूं मैं, पीपीई या एसेट क्रेडिट करता हूं, और जो डिफरेंस आएगा वो मैं, और इसके अंदर तो सीधा सीधा लॉस आ रहा है एसओपीएल। ऐसे ही होता है। बताओ मैंने एक एसेट बेचा 40,000 का, कैश मेरे पास, उसकी बुक वैल्यू कितनी है 45,000 वाला एसेट मैंने 40,000 का बेचा, बुक वैल्यू उसे कंपेयर करते हैं ना मेन, तो 5,000 मेरा लॉस। उसको खरीदा था मैंने 1120 को, उसको खरीदा था मैंने 1120 को। अब मैंने यहां पर क्या 45,000 लिख दूं? इजाजत है मुझे यहां पर लिखने की 45,000? बिल्कुल इजाजत नहीं है, क्योंकि यहां पर तो मैं एसेट की कॉस्ट लिखता हूं, यहां पर मैं एसेट की कॉस्ट लिखता हूं, और कॉस्ट मेरे पास नहीं है, और कॉस्ट नहीं है तो मेरे पास फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी। हाँ, इन दोनों में से अगर एक चीज मिस होती तो वो मैं लिख देता और बाकी जो बैलेंस करके लिख देता, लेकिन यहां पर ना तो कॉस्ट है और ना ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। चलो जी, हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है कि अगर जिंदगी में कभी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको कॉस्ट ना गिवा तो कैसे कॉस्ट फाइंड किया करें। ऐसा ही था, इसे तो समझा रहा हूं। तो अब कॉन्सेप्ट आपको आता है तो फिर आपको आता है ना, बाकियों को तो नहीं आता, मेरी भी रिवीजन हो जाएगी। हाँ जी, अब आपने जिंदगी में अगर कॉस्ट फाइंड करनी हो तो कैसे फाइंड करते हैं? इसके दो तरीके हैं, एक फार्मूला और एक नॉर्मल तरीका। पहले नॉर्मल तरीका, और क्योंकि नॉर्मल तरीका आपको बहुत जगहों पे काम आएगा, जो फार्मूला है ना वो सिर्फ 2 जगहों पर स्टक हो जाता है, उसके अलावा वो किसी काम का नहीं। और IAS 16 के अंदर 99% फार्मूला लग जाता है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ 2 चीजों की बात होती है। लेकिन जो ये नॉर्मल तरीका है ये हर जगह पे काम आता है। तो जनाब आपने देखना है, अगर कॉस्ट गिवन नहीं है तो आपने फौरन देखना है कि डेट ऑफ परचेज आपके पास है। अगर कॉस्ट गिवन ना हो और डेट ऑफ परचेज गिवन हो तो समझो आप सब कुछ कर सकते हैं। कैसे? आपने करना क्या है, जिस दिन डेट ऑफ परचेज है आपने लेट करना है कॉस्ट आपकी 100 है। क्या लेट करना है? आपकी कॉस्ट 100 है, आपको कॉस्ट गिवन नहीं है और आपको कॉस्ट चाहिए, तो कैसे करना है? डेट ऑफ परचेज के नाम से 100 लेट कर लेना और इस कॉस्ट को डेप्रिशिएट करना शुरू कर देना है। 100 को कब तक डेप्रिशिएट करना है? कब तक डेप्रिशिएट करना है? आप सुने, सेल वाले नहीं, आपने इसमें से इस 100 में से वो चीज फाइंड करनी है जो आपको गिवन है, वो चीज फाइंड करनी है जो आपको, इस सवाल के अंदर आपको क्या गिवन है, आपने इससे बुक वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपको कभी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन हो तो इस 100 से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड कर, आपको कभी डेप्रिसिएशन गिवन हो इस 100 से डेप्रिसिएशन फाइंड कर। अभी हम इसके ऊपर काफी चीजें अप्लाई करेंगे। आप ना जो कुछ थोड़े से दिमागी तौर पर नींद आने की कोशिश, यानी नींद आ रही है, तो अपने दिमाग को समझाएं कि 10 मिनट बाद मैंने सोना है, तो 10 मिनट के लिए आप अपने आप को जगा लें, क्योंकि इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि बाद में इसको खराब भी करना है, मतलब फिर मैंने इसको फार्मूले में लेकर चला जाऊंगा। तो आपने इस 100 कलेक्ट कर लिया। अब हमने सबसे पहला डेप्रिशिएट किया होगा 31 दिसंबर 20। क्या रेट है डेप्रिसिएशन का? मैंने इसका 10% लिया, बाकी कितना बच गया मेरे पास? 90। फिर 31 दिसंबर 21 स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो डेप्रिसिएशन किस पर अप्लाई करूंगा? 100 पे या 90 पे? 100 पे, तो फिर 10 आ जाएगा। और अगर ये मेथड होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड तो 90 का 10% लेता, बाकी फॉर्मेट सेम है। कितना बच गया? 31 दिसंबर 22, 31 दिसंबर 23, कितना आ गया? 60। 31 दिसंबर 24, 10, 50। अब कहां तक जाना है मैंने? 1425 तक। 1420 10% मैं किसका लूंगा?
100 का 10% लूंगा और उसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3/12 से। तो कितना आएगा? 3/12 कितना? 2.5। तो क्या वैल्यू आ गई? अब यहां से हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने लगा। यहां तक सबने नोट कर लिया? अब आपने जब भी आपको कॉस्ट गिवन न हो 100 लेट करके किस वैल्यू तक पहुंचना है, उस 100 से क्या फाइंड करना है? आपके पास 1425 की बुक वैल्यू गिवन है 45,000। ओके, आपने इस 100 से इस दिन की बुक वैल्यू फाइंड करनी है। वो कितनी फाइंड हुई? 47.5। अब हमारा काम हो गया गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो 45,000 है ये 100 है या 47.5 है? ये बुक वैल्यू है ना, तो मैं 45,000 को 47.5 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या चीज आएगी? कॉस्ट। क्योंकि कॉस्ट को मैंने 100 लेट किया हुआ है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉस्ट आएगी। कितनी अमाउंट आई? 94737। अब दूसरी बातें, अब चाहे लिखना छोड़ दे, सिर्फ समझना है। आपने 100 से क्या फाइंड किया करना है? जो वैल्यू गिवन है, बुक वैल्यू नहीं, जो वैल्यू गिवन है। इस सवाल के अंदर बुक वैल्यू थी। और अब इस फार्मूले से, इसको हम कहते हैं गोल्डन फार्मूला। आप लोग इस 100 लेट करके ना सारे क्वेश्चन 100 बेस के ऊपर भी कर सकते हैं, सारे के सारे जितने भी पिछले सवाल किए हैं आप लोगों ने, गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड के मेथड से। आपके पास 45,000 बुक वैल्यू थी, आपने उसको 47.5 पे डिवाइड किया। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस 90 से, भला क्या आएगा? 1 साल बाद की बुक वैल्यू, क्योंकि 90 क्या है? 1 साल बाद की बुक वैल्यू है। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो पता क्या आएगा? डेप्रिसिएशन है, ये डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अच्छा, ये कॉस्ट आ गई आपके पास और ये बुक वैल्यू है। इसका जो डिफरेंस है वो क्या आता है? अक्यूमुलेटेड। करो जरा, अक्यूमुलेटेड एफिन कितनी आती है? 94737 माइनस 45,000 कितना? 497। यही आ रही है। अब जरा एक और जादू देखें। ये 10, ये 10, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए। इन सबको जिसको मैंने हाईलाइट किया है, इन सबको अगर मैं प्लस करूंगा तो क्या चीज बनेगी? 100 की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 100 की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। वो कितनी बार है टोटल? 57.5 या 52 52 अगर मैं इसको 52.5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो याद रखें यही वैल्यू आएगी। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास अब जो हम इतने सवाल नहीं करके रेट अप्लाई करके, अगर उसको हम 100 लेट करके ना कॉस्ट को 100 पे डिवाइड करते हैं, जिस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं जाएंगे उसी का आंसर आता जाए। यानी कॉस्ट 100 होती है ना। अब एक और जादू सारे के सारे इसके ऊपर ही अप्लाई कर देते हैं। 94,737 यही कॉस्ट है, ये कॉस्ट है ना, तो ये कितने फीसद है? अब इसको जिससे मल्टीप्लाई करोगे वो चीज आ जाएगी। अगर मैं इसको 47.5 से मल्टीप्लाई करूं इस वैल्यू से, पता क्या आएगा? 45,000 आएगा। मतलब क्यों? क्योंकि है ही 45,000 इसकी बुक वैल्यू। अगर मैं इस 70 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इस दिन की बुक वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास जो वैल्यू गिवन होती है ना, हम उसकी एक परसेंटेज बना लें तो सारे सवाल बहुत आसान होते हैं। और ये जिंदगी आपकी बड़ी आसान करेंगे, लेकिन जब आपको समझ लग गई। इतनी जल्दी समझ नहीं आएगी, ये कॉन्सेप्ट इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जब सही समझ लग गई ना तो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट सारे आपके उस दिन ही खत्म हो जाएंगे। आपने बस वो फार्मूला बनाना है अपना, और सारे सवाल लोग इस सवाल को आधे घंटे में करेंगे और आप लोग 5 मिनट में करो। अब दूसरा तरीका, ये तो था परसेंटेज मेथड। अब आप कहोगे सर मेथड ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। करना क्या है? जब कॉस्ट ना गिवन हो 100 लेट कर लो और उस कॉस्ट से क्या फाइंड करना है?
डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है, सॉरी वो वैल्यू फाइंड करनी है जो गिवन है। वो डेप्रिसिएशन भी हो सकती है, वो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी हो सकती है, वो बुक वैल्यू भी हो सकती है। हाँ, अगर कॉस्ट ही गिवन है तो फिर 100 लेट करने की जरूरत नहीं। दूसरा इसका तरीकाकार होता है सिंपल स्ट्रेट लाइन मेथड है ना। स्ट्रेट लाइन मेथड में हमने एक फार्मूला पढ़ा है, बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू 1 माइनस। हमें बुक वैल्यू गिवन थी 45,000, हमें कॉस्ट चाहिए थी एक्स लेट का लेते 1 माइनस रेट था 0.10 और टाइम था कितने साल? 5 साल 3 महीने। 5 + 3 अगर हम इससे x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो वो भी आपके पास आएगी 9473। अब क्योंकि सर आप इधर क्यों नहीं हमें लेकर आ रहे, ये तो काम भी बड़ा आसान है। हमने फार्मूला लगाया, हमारी कॉस्ट आ गई। मैं इसलिए नहीं लेकर आ रहा क्योंकि ये फार्मूला हमें सिर्फ कॉस्ट और बुक वैल्यू का रिलेशन बताता है। अगर आपको कभी जिंदगी में डेप्रिसिएशन गिवन हो फिर 100 पे जाना पड़ेगा, तो 100 वाला मेथड एक फुल फ्लेज मेथड है। और ये जो फार्मूला है ये कॉस्ट से बुक वैल्यू और बुक वैल्यू से हमें कॉस्ट और ये चंद कुछ चीजें और भी हमें फाइंड करके दे दें। अब हमने क्या करना है पेपर में, हम पेपर में दोनों अप्रोचेस के साथ चलेंगे। बुक वैल्यू से कॉस्ट फाइंड करनी हो तो फार्मूला लगा लिया करेंगे, और किसी और चीज से अगर वैल्यू फाइंड करनी हो तो फिर 100 लेट कर लो। तो 100 वाली बात समझ लगी? चलिए अगर नहीं, क्योंकि मैं 2-4 जगहों पर और भी अप्लाई करवाऊंगा, तो फार्मूला भी अभी मैंने फार्मूले वाला लेक्चर नहीं दिया, ऐसे थोड़ी बहुत आप लोग खुद ही कोशिश कर रहे हो, तो एट द एंड मैंने फार्मूले में भी थोड़ा सा 5-10 मिनट लगाने हैं कि उसमें गलती कहां पर हो सकती है। वो गलती भी बतानी है कि रेजिडुअल वैल्यू गिवन हो तो कैसे हल करना है, रेजिडुअल वैल्यू ना हो तो कैसे हल करना है, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में किस तरह से फार्मूला अप्लाई करना है। और ये सब के लिए एक जैसा ही है। सिर्फ क्या होगा, अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता तो बुक वैल्यू पर रेट अप्लाई करते जा, ठीक होगी बात। तो फिलहाल मैं जो भी सवाल करवाऊंगा ना वो आपको दोनों मेथड से करवाऊंगा, फिर आपने किसी एक मेथड को पक्का रखना है, फिर वो फॉर लाइफ इस्तेमाल करना। अब चलते हैं ये, अब हमारी इसकी कॉस्ट कितनी आ गई 94737, और इसकी एक्यूमुलेटेड एक्शन कितनी आ गई थी 49737। अगर आपको कभी कॉस्ट ना गिवन हो तो उसके दो तरीके, फार्मूला लगा दो या 100 लेट करके उसको हल कर, ठीक है। ये 100 लेट करने वाला तरीका हम बार बार अपडेट करते रहेंगे, तो हमें कोशिश हमारी वो चीजें समझ भी आना शुरू हो जाएंगी। चलते हैं जी अपने क्वेश्चन पे। कुछ लोगों का क्वेश्चन जी बिल्कुल ठीक था, मतलब ये क्वेश्चन इतना मुश्किल इसका मतलब नहीं था। प्रिपेयर फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स, किस साल के? दिसंबर 2009। फिक्स एसेट्स का लेजर बनाना है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बनना है, और वो कहता है प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स मतलब डिस्पोजल का लेजर। मतलब क्या है? डिस्पोजल का लेजर। अब वो आपसे कह रहा है कि जनाब आपने द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मौला जाट एंटरप्राइज। ओपनिंग बैलेंस आपको है 1 लाख एसेट का, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का है 33,000। हम पेपर में किस तरह से प्रेजेंट करना ये देख लें। पेपर में उसने ये 3 पार्ट पूछे, इसके या तो आप ऐसा करें, इनको 3 पेजेस पे हल करें। आपको पता है आई कैप का हर पार्ट एक फ्रेश पेज पे हल करते हैं, और हर क्वेश्चन भी एक फ्रेश पेज पे। अगर आपका 2 लाइनों पे क्वेश्चन खत्म हो गया, 2 लाइनें हुई है इस्तेमाल, और आपने अगला सवाल शुरू करना है, तो उस पेज से अगर शुरू करोगे तो ये गलत होगा। आपने हर क्वेश्चन फ्रेश पेज से स्टार्ट करना होगा। हाँ जी, सीटें बहुत होती हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूं ना, आपके पेज के स्टार्ट में ये 3 बॉक्स बने होते हैं हर पेज के स्टार्ट में। पता है ये किसके लिए है? अगर सपोज ये क्वेश्चन नंबर मैं बता देता हूं, ये पेपर में क्वेश्चन का नंबर था 2, जो पेपर में ये क्वेश्चन आया था ये क्वेश्चन नंबर 2 था, तो आपने यहां पर लिखना है 2, और यहां पर लिखना है ए पार्ट, और यहां पर उसका ए पार्ट हल करना है।
अब जब आपने क्वेश्चन का बी पार्ट हल करना है तो फिर आपने इसी बॉक्स के अगले पेज पे बॉक्स पे जाना है, यहां पर 2 लिखना है और यहां पर बी पार्ट। फिर तीसरा पेज क्वेश्चन नंबर 2 और उसका सी पार्ट। पेपर में ऐसे करना है, यहां पर नहीं। यहां पर मुझे पता है आप सारे शेख हो, तो आपने तो पेज को 2 लाइनें नजर आ रही हो तो वहां पर लिख देते हो। एक मिनट पहले, अच्छा अगर जैसे सवाल है कि अगर ऐसा ना करे तो मुझे बताओ, आई कैप ने कहा है कि क्वेश्चन आपने, ये नहीं अक्सर लोग ऐसे फूल बूटे बनाते हैं क्वेश्चन नंबर के लिखने में भी, तो बड़ा खूबसूरत सा क्वेश्चन नंबर लिखने, आई कैप तंग आ गया, उसने कहा छोड़ो इनको, उनको उसने कहा कि आई कैप ने कहा ऐसे डरबे के अंदर बंद हो जाओ, क्वेश्चन का नंबर इसके बाहर नहीं लिखना। अब आप कहते हैं कि अगर हम ऐसा ना करें, अगर आप नहीं करोगे तो क्वेश्चन का नंबर कैसे दोगे? ये अगर नीचे हम शीट में आई कैप ने मना किया है ना कि क्वेश्चन का नंबर आपने इस बॉक्स के बाहर नहीं लिखना, नहीं करना ना। अगर कर दिया तो फिर दुआ मांगे कि वो, वैसे इसको वो बुरा नहीं मनाता मतलब, लेकिन वो एक गलत इंप्रेशन गलत है। अब सुने, अब आप देखिए खुद ब खुद आपके क्वेश्चन ना खुद ब खुद नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। हाँ, इसमें एक मसला है, कोई इधर अभी बातें नहीं करनी है, कोई बात करो इधर। हमने जो वर्किंग करनी है वो कहां करें? ये तो सॉल्यूशन के पेज है, तीसरे डब्बे पे नहीं, तीसरे पेज पे। अब सॉल्यूशन के 2 तरीके, अगर आपको लगता है कि इसके आधे पेज पे मेरा सवाल हल हो जाएगा और आधे पेज पे वर्किंग भी हो जाएगी, तो फिर आप सेम पेज पे कर सकते हो इस पार्ट की वर्किंग। हाँ, ये भी ऐसा है, फर्स्ट पेज आप यहां पर कर लो, आप कहते हो जी मैं हर पार्ट की वर्किंग उसके साथ वाले पेज पे कर दूंगा, अलाउ है। पहले सॉल्यूशन मैक्सिमम ना एक पेज पे आ जाता है किसी भी चीज का सॉल्यूशन, उसकी वर्किंग के 2 तरीके हैं, वेरी नेक्स्ट पेज पे कर लो, या पहले 3 पेजेस के ऊपर सॉल्यूशन लिख दो और तीसरे चौथे पेज से वर्किंग की हेडिंग दो और वो गंद मारना जो भी वहां पर मार। वर्किंग करने के 2 तरीके, या तो हर पार्ट की वर्किंग अगले ही पेज से शुरू कर दो, या फिर सारे सॉल्यूशन के तीनों पेजेस पे लिख के और फिर सॉल्यूशन का वर्किंग कहां पर करो? चौथे पेज के ऊपर। ये 2 तरीके हैं प्रेजेंट करने के पेपर में। हाँ, जो आप लोग ऐसा करते हो, जब आई कैप ने ना इंस्ट्रक्शन जो आपको देते हैं ना, एक तो आपको जब स्लिप आएगी तो स्लिप के साथ ना एक साथ ही एक इंस्ट्रक्शन का पेज भी आएगा, उसके ऊपर सारी बातें लिखी हुई है, जिसमें पहली बात लिखी होगी कि आपने ब्लैक पेन इस्तेमाल करना है, कि अगर कोई और पेन इस्तेमाल किया तो वो आपकी जी मार्किंग काउंट नहीं हो। फिर दूसरा उसने कहना है कि जो एमसीक्यूज आपने हल करने हैं वो आंसर शीट के ऊपर लिख कर आना है, ना कि टिक करके आना है। जो बच्चे टिक करके आते हैं ना, मतलब एमसीक्यूज है ना, तो वो क्वेश्चन पेपर के ऊपर टिक करते हैं और साथ स्टेपलर कर देते हैं, और वो जो इन्विजिलेटर होता है वो उधर ही वो फाड़ के आपको वापस दे देता है कि ये एमसीक्यूज घर ले जाओ। तो एमसीक्यूज का सॉल्यूशन कहां लिखना होता है? आंसर शीट के ऊपर, एबीसी फॉर्म में। मतलब क्वेश्चन का नंबर देंगे ना, यहां पर सपोज चौथा क्वेश्चन नॉर्मली होता है, वो क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे ना, यहां पर वो नंबर दे देंगे इस डब्बे में, और यहां पर हम लिखेंगे जी ये इसका पहले का ए पार्ट है, दूसरे का बी पार्ट है, तीसरे का सी पार्ट, सी आंसर है। इस तरह से आंसर लिख कर आने। और शुरू में तो बहुत सारे बच्चों ने ऐसा किया था कि वो क्वेश्चन पेपर ही साथ लगा देते थे, तो आई कैप ने वो मार्क्स काउंट ही नहीं करता। और ब्लैक पेन के अलावा भी अगर हम करें तो वो नहीं काउंट करता। तो ब्लैक पेन प्लस इंक पेन भी इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, जेल पेन अलाउ नहीं है, जेल पेन अलाउ नहीं है, आप बस बाकी सारा ब्लैक कलर में कुछ भी आप इस्तेमाल किया जा सकता है। चलो जी, इस क्वेश्चन के अंदर अब आए, हम हल करते हैं। इस क्वेश्चन में उसने 3 लेजर, अच्छा ये आप ना जी नहीं नहीं, ऐसा होता है, ये होता है कि आपने सिंपल, आपने आंसर यानी सपोज आपने कहा ना ए का, यानी पार्ट 1 का ए पार्ट है, अगर आपको लगता है कि ये जवाब नहीं था तो आप सिंपल इसको खत्म करें, इसको बी पार्ट लिख दें, अलाउ है। कटिंग जितनी मर्जी का जी, क्योंकि आई क्या आपने जो दिया हुआ है ना, हमने उसी फॉर्मेट में हल कर दिया।
अच्छा आप FR1 में थे नहीं ना, मैं तो 10 दफा बताता हूँ। चले जी, अब आपके पास सबसे पहले कोई इधर जरा खामोशी प्लीज। सबसे पहले उसने किस एसेट का नाम दिया? अच्छा अब हम तो कभी कॉस्ट लिखते थे, कभी PPE लिखते थे, अब हमारी ऑप्शन खत्म, हम फिक्स एसेट लिखेंगे। जो नाम यहां पर लिखे हुए हैं वही नाम इस्तेमाल करेंगे। तो हम पहला बनाएंगे फिक्स्ड एसेट का लेजर। आई क्या ब्रेड मांगे तो उसको रोटी नहीं देनी, ब्रेड देनी है, ठीक है? जो नाम इस्तेमाल करेगा वही नाम। 1/1/2009। अच्छा अगर आप चाहते हो कि जिस अप्रोच के साथ मैं अकाउंटिंग का पेपर हल करता हूं, जो कि कभी फेल ही नहीं होता, अगर आप उस अप्रोच से हल करना चाहते हो तो उसका तरीकाकार ये होता है कि मैं क्या करता हूं कि सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है ना उसको लिख देता हूं सारा। 3 लेजर बनाने हैं ना, मैंने तीनों लेजर बनाने हैं, जो इंफॉर्मेशन गिवन है हर लेजर में लिख देनी है, और बाद में मैं देखता हूं मुझे कुछ आता भी है या नहीं। पहले कि जो कुछ अवेलेबल है वो लिख दो पहले, अब उसके बाद अगर क्वेश्चन आता है तो कर दो, नहीं तो फिर अगले सवाल पे चले जाओ। एटलीस्ट जो आप लिख चुके हो ना उसके भी थोड़े बहुत नंबर आपको मिल जाएंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर फिक्स एसेट्स के लेजर में 1/1/2009 ब्रॉड डाउन 1 लाख, तो मैं ब्रॉड डाउन लिख दूंगा। मसला ये है ना कि मैंने ये देखना है कि मेरे पास जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है 1/1/2009 ब्रॉड ऑन 33,000। अच्छा अब सुने, क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन पढ़ते जाओ, अगर आपको लगता है कि इस ट्रांजैक्शन का आपको पता है और इस लेजर में जानी है तो लिख दो, अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर थोड़ी वर्किंग लगेगी और आपको वो वर्किंग भी आती है तो वर्किंग करके लिख दो, और अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो फिर पहले सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लो। इससे ये होता है कि आपका क्या होगा कि पूरा क्वेश्चन अगर ये 9 नंबर का सवाल है तो जो चीजें आपको नहीं आती होंगी हो सकता है वो 4 नंबर की, 5 नंबर आप ले जाओ, और बेसिक टारगेट होता है हर क्वेश्चन में से आधे नंबर लेना, मिनिमम आधे नंबर हर क्वेश्चन से लेना। तो आधे नंबर क्वेश्चन के अंदर होते ही हैं, जो वर्किंग होती है ना वो फेल पास होता है ऊपर वाला, कि वर्किंग करके कुछ कर देंगे तो वो 50% से ऊपर चले जाएंगे। अब इसमें मैं इसी सवाल से आपको, जो आप लोग कह रहे थे कि इस सवाल के अंदर थोड़ा सा इशू था, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, ये उसने रिक्वायरमेंट पूछी है। अब मेरे पास ये तीनों पेजेस के ऊपर मैंने लेजर्स की लाइनें लगा दी। अब मैंने सवाल पढ़, मैंने पहले रिक्वायरमेंट पढ़ी, उसने कहा 3 लेजर बनाओ, मैंने 3 लेजर्स के टी अकाउंट बना दिए। अब मुझे पता भी नहीं सवाल में क्या है, अब मैं सवाल पढ़ना शुरू करूंगा तो मेरे पास पहली ट्रांजैक्शन में मैंने पढ़ा कि मैंने 1 लाख का मेरा ब्रॉड ऑन है एसेट का, और 33,000 का मेरा ब्रॉड ऑन है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। फिर मैं आगे चलता हूं, मैं किस साल के लेजर बना रहा हूं? पॉइंट नंबर 2, एसेट कॉस्टिंग 20,000 was acquired on 1st July 2008. The remaining fixed asset acquired when MJE commenced business 1/1/2005. There is no disposal of fixed assets up to 1/1/2009. ये ट्रांजैक्शन सिर्फ इंफॉर्मेशन है, इसका कुछ और नहीं करना, क्योंकि जो एसेट खरीदा है 20,000 का वो 2008 में खरीदा था, हम खड़े हैं 2009 में। फिर बाकी वो कहता है 1 लाख के बारे में कह रहा है कि 1 लाख वाले में से 20,000 वाला एसेट इस डेट को खरीदा है और बाकी खरीदे थे 1/1/2005। दूसरी बात, MJE provide depreciation on the basis of 10% straight line method, depreciation calculated on the monthly basis, ये भी इंफॉर्मेशन है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपका 10% है और आप मंथली बेसिस पे डेप्रिसिएशन लेते हो। ये पुराने सवालों में ऐसा लिखा होता है, नए सवालों में नहीं होता, क्योंकि पुराने सवालों में ना एक अजम्पशन होती थी, वो क्या कहते थे, पूरा साल इग्नोर कर देते थे बेचने वाला और खरीदने वाला पूरा साल ले लेते थे, तो मंथ का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर देते थे। तो फिर आई कैप लिख देता था कि भाई महीने भी एक कंसीडर करने हैं। क्वेश्चन शुरू हो रहा है आपका यहां से, एसेट्स रिक्वायर्ड ऑन 1/1/2005, कहता है जो एसेट आपने 1/1/2005 को खरीदा
जिसकी बुक वैल्यू 2750 है, आपने उसको बेच दिया 1500 का, डिस्पोजल का केस बन गया। अब अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें घूम गई होंगी। कैश में डिस्पोजल में लिखता हूं जाकर, 2750 बुक वैल्यू है, मुझे चाहिए होती है कॉस्ट। या तो फार्मूला लगाकर कॉस्ट फाइंड कर लो, या फिर इसके ऊपर 100 लेट करके इसकी कॉस्ट फाइंड कर लो। 100 लगा लो, अगर बुक वैल्यू से कॉस्ट या कॉस्ट से बुक वैल्यू चाहिए फिर फार्मूला बेस्ट है। इसके अलावा 100 वाला तरीका बेस्ट है। अब मुझे चाहिए कॉस्ट, मैंने फौरन एक फार्मूला लगाया कि मेरे पास बुक वैल्यू का फार्मूला है कॉस्ट इंटू 1 माइनस आरटी। अब कॉस्ट मेरे पास बुक वैल्यू कितनी है 27, कॉस्ट मैंने फाइंड करनी है 1 माइनस 0.10, टाइम कितना है 2005 का साल, 6, 7, 8, 4 साल और 6 महीने 2009 के, तो 4.5 लिख दो या 4 + 6 / 12 लिख दो। अच्छा 5000 कॉस्ट है और 2750 बुक वैल्यू है, तो इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहां से निकल सकती है 225। इस डिस्पोजल मैं सिर्फ अभी ना क्वेश्चन की स्ट्रेंथ पे जाओ ना तो हर चीज साथ साथ हल करते जाते हैं। पेपर पास करने वाली साइड पे जाएंगे ना, जो कुछ मिलता जा रहा है लिखते जाओ, आपके नंबर एक्यूमुलेट होते जाएंगे। अब मैंने जो ऐसे बेचा, किस दिन बेचा 30 जून, यहां पर मैं डिस्पोजल के नाम से लिखूंगा 5000 या 2750 लिखना था, यहां इसकी कॉस्ट लिखते हैं। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखते हैं 2250। और अगर मैं डिस्पोजल के लेजर में जाऊं तो मैं उसकी डेट लिखूंगा, कॉस्ट की जगह मैं लिखूंगा फिक्स्ड एसेट, क्योंकि लेजर का नाम फिक्स्ड एसेट है ना, 5000 लिखूंगा। उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2250 लिखूंगा, उसका कैश 1500 लिखूंगा और एसओपीएल। अभी तक मेरा सवाल शुरू नहीं हुआ और आधे नंबर मैं ले चुका हूं। अभी सवाल के अंदर देखिए, मुझे एक ट्रांजैक्शन मिली, जहां जहां उसकी पॉसिबल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना था मैंने रिकॉर्ड कर दिया। या तो मैं ना सारा सवाल एक दफा करता हूं और उसके बाद जहां जहां पोस्टिंग होती है करता हूं। उसमें सबसे बड़ा मसला होता है कि सवाल मेरा दरमियान में फंस जाता है और सवाल मेरा सारे का सारा गया, नंबर मुझे कुछ नहीं मिलते। इससे क्या होता है, जो कुछ मुझे साफ साफ नजर आ रहा है वो मैं लिखूं, साफ साफ, शक वाली चीज नहीं लिखनी, शक वाली चीज एंड पे। अब आगे चलते हैं, ये मेरी ट्रांजैक्शन होगी पूरी। अब मैं 5वीं ट्रांजैक्शन पे जा रहा हूं। On 1st July 2009, an asset which was acquired at a cost of ₹2000 when MJE commenced business, मतलब 1/1/2005, was exchanged for a new asset, नए एसेट के साथ एक्सचेंज किया। उसको कहता है द परचेज प्राइस सेटल्ड विद 800 और उसकी कीमत क्या है 1200। इसका मतलब है जो नया एसेट मैं ले रहा हूं वो 1200 का है और मैं उसको 800 रुपया भी दे रहा हूं, तो ट्रेड अलाउंस कितना है 400। ट्रेड अलाउंस किसे कहते हैं, मैंने पुराना एसेट उसको कितने में दिया। ठीक है, अब ये बात आ गई मेरे ऊपर के यहां पर मैं क्या लिखूं, या तो मैं एक्सचेंज लिखूंगा 1200 या मैं डिस्पोजल और कैश लिखूंगा 800 और 400। ये पता चल गया ना कि 12। अच्छा, सवाल हर बंदा अटेम्प्ट करके आया करे ताकि हम आप लोगों को पहले ही सवाल याद हो, सवाल को हम बार बार डिस्कस ना करें, हम उसके सॉल्यूशन को डिस्कस करें। तो यहां पर डेट क्या बनती है जी 1 जुलाई, मतलब वही डेट है ऑलमोस्ट 1/7/2009। यहां पर मैं या तो लिख दूंगा एक्सचेंज या मैं लिख दूंगा डिस्पोजल 400 कैश 800। बिल्कुल, डिस्पोजल की जगह ट्रेड इन अलाउंस भी लिखा जा सकता है। और इसके बदले हमने एक एसेट दिया भी है और वो हमेशा अपनी
कॉस्ट पे आता है। ज्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है एक्सचेंज, नहीं, ये दोनों प्रेफर किए जाते हैं, अब इसमें कोई मसला नहीं। प्रेफरेबल अगर बात करें तो फिर कैश और ट्रेड एंड लॉस लिखिए, वो क्योंकि जर्नल एंट्री बन रही होती है ना। एक्सचेंज तो हम अपनी सहूलत के लिए लिखते हैं कि जाके जल्दी सोचना ना पड़े कि इसमें कैश कितना है और इसमें ट्रेड एंड लॉस कितना है। अब ये जो मैंने एसेट बेचा, इसकी सारी कार्रवाई पूरी होगी डिस्पोजल वाली, इसकी एक्यूमुलेट डेप्थ भी फाइंड करेंगे और इसका ट्रेड अलाउंस भी हमें पता चल गया। वही सारी डिस्पोजल वाली सारी फॉर्मेलिटी हमने करनी है। अब जो एसेट हमने बेचा उसकी हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी चाहिए, सारी बातें पता है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको खरीदा था 1/1/2005 को 2000 का, और एक्सचेंज कर रहे हैं हम 1/7/2000। या तो फार्मूला लगा दो, बुक वैल्यू फाइंड कर लो, या डायरेक्ट I is equal to PRT। accumulated डेप्थ का फार्मूला क्या होता है, 2000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 4. ये है फार्मूले से accumulated डेप्रिसिएशन फाइंड करना स्ट्रेट लाइन में। डन है यार। अब जो एसेट बेचा उसकी accumulated डेप्रिसिएशन आ गई, उसका ट्रेड इन अलाउंस भी हमें पता है। अब यहां पर मैं डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी लिखूंगा, 900। यहां पर मैं डिस्पोजल का एक और लेजर बनाऊंगा, प्रॉफिट और लॉस ऑन एक्सचेंज। वन 7/2009 जो मैंने एसेट बेचा उसकी कॉस्ट थी 2000, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 900, उसका ट्रेड इन अलाउंस था 400। या तो 400 लिखूंगा या फिर 1200 लिखूंगा इधर और 400 लिखूंगा दूसरी साइड। एक्सचेंज का केस है ना, तो एक्सचेंज के केस में मैं रेड कलर में वो भी लिख देता हूं जो कि आपने दोनों में से कोई एक चीज कंसीडर करनी है। न्यू एसेट 1200 और कैश 400 800। या तो ऐसे लिखें या सिर्फ ट्रेड इन अलाउंस लिखें 400 से, ठीक होगी बात। इसका गेन या लॉस कितना आया, एसओपीएल। अच्छा, आप लोगों के पास तो कलर भी रेड नहीं होगा। अच्छा है, ठीक है, फिर ये ना ऑप्शनल है, ये ना लिखने के 400 भी लिख दो और ये भी लिख दो, दोनों में से कोई एक। हाँ जी। अच्छा, ये बात ना, ये तरीका पेपर में जाकर तो फ्रूटफुल होता है, यहां पर ये नहीं होता इतना अच्छा, फिर आपको समझ कम लगती है। इसलिए मैंने अगले जो सवाल करवाने हैं ना वो सीक्वेंस में करवाने हैं। अभी मैंने करवाया है कि आपने पेपर में कैसे करना, पेपर में जो चीज हमें मिल गई है ना वो करो, जो रह जाएगा कोई बात नहीं, पेपर पास हो जाएगा, क्योंकि सारा सवाल पूरा ठीक होने वाला डिस्टिंक्शन लेता है और पास होने वाले बाद हर क्वेश्चन मिनिमम 50% करके आता है, और जो पूरा सेशन मेहनत करके जाता है वो हर सवाल 50% कर सकता है। वो 50% से ज्यादा में परेशानी होगी, 50% के क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं है। तो पास होना आसान है, डिस्टिंक्शन लेना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो पूरे पाकिस्तान में एक बंदा होता है। तो वो एक बंदे में पहुंचने के लिए मेहनत चाहिए, पास होने के लिए समझ के और टेक्निक आपके पास होनी चाहिए बस। देखिए एक्सचेंज ये वाला हमने जो एसेट है जो दिया है एसेट एक्सचेंज के बदले, वो 2000 का था, उसकी 900 डेप्रिसिएशन आ गई थी। अब उसके बदले हमें एक नया एसेट मिला, कितने का था उसकी कॉस्ट, और हमने उसके बदले कितना दिया 800। या तो ये लिख दे या फिर इसको नेट करके ट्रेड इन अलाउंस के नाम से 400 लिख दे, क्योंकि 1200 और 800 का डिफरेंस वही बनता है ना, और जो डिफरेंस आएगा बाकी वो हम लिख देंगे एसओपीएल के नाम से। और अगर वो खुद कह दे कि इकट्ठा बनाना है तो फिर इकट्ठा बना देना, नहीं तो अलग अलग बनाना, मिक्स होने के चांस नहीं है।
लास्ट ट्रांजैक्शन, और जैसे ही हमारी ट्रांजैक्शन होगी, पता है हमारी सिर्फ एक चीज रह जाएगी, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, वो हमेशा एंड पे होती है। कहते हैं ऑन 1 अक्टूबर 2009 MJE ट्रांसफर्ड टू इट्स फैक्ट्री एन एसेट विच इंक्लूड इन इट्स, यानी एक ट्रेडिंग स्टॉक के अंदर एसेट था, उसको उठाकर फैक्ट्री में ट्रांसफर कर दिया, तो उसके ऊपर जो लेबल प्राइस है वो है 15,400। लेबल प्राइस कौन सी होती है, सेल प्राइस या कॉस्ट? सेल प्राइस। और हमने उसको किस पे लिखना होता है? कॉस्ट पे। और ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? 40% ऑफ कॉस्ट। तो सीपीएस अप्लाई करेंगे, वो तो सबको अप्लाई करना आता है ना, पक्का ना? तो हम क्या करेंगे, उसमें सीपीएस अप्लाई करके 15,400 को 140 पे डिवाइड हो रहा है और 100 से, तो उसकी जो वैल्यू आ रही है वो मेरे पास 11,000 आ रही है। ओके की बात? तो मैं किस, अब ये जहां जहां लिखते हैं यहां पर परचेज के नाम से लिखेंगे, ये तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर। वन 10/2009। अब आपके लेजर क्लोज होना शुरू हो गया। पहला ये क्लोज करें, 11 जी, पूछे, बताएं क्या मिक्स हो। मैंने पहले क्या, आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा पेपर में हम इस टेक्निक से इस्तेमाल करेंगे, पेपर जब हल करेंगे, कि जो जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है और जब हम पढ़ेंगे वो सीक्वेंस में पढ़ेंगे, ठीक है? अब देखिए, एक मिनट याद बोलो ना प्लीज, दोबारा एक दफा लिखे ना, क्योंकि आप लोग साथ लिख भी रहे होते हो ना, तो ये भी एक मसला होता है। ये मेरे पास ब्रॉड ऑन 1 लाख से था, जो एक्सचेंज के बदले मेरे पास एसेट आया 1200 का था, और जो गया वो कितने का था? 2000 का, मैंने वो लिखा। और एक वो 5000 वाला एसेट जिसकी मैंने बुक वैल्यू से कॉस्ट फाइंड की, वो था। और ये स्टॉक से बदले एसेट आए। जो हमने ओरिजिनल सवाल करना था ना, उसमें पहले हमने ये लेजर पूरा करना था। ये बात समझ लगी? अब जैसे ही मैंने इसको कंप्लीट किया, यहां पर मेरे पास कैरीड ऑन आ जाएगा 31 दिसंबर 2009। कैरीड ऑन कितना आ गया? कैरीड ऑन 105। डन। अब ये लेजर तो समझ लग गई ना? मेरे पास जो एसेट है मैंने डेबिट कर दिए, जो एसेट गया मैंने क्रेडिट कर दिया। डन। अब मैंने जाना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर पे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ब्रॉड ऑन गिवन था, जो मैंने एसेट बेचे उनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में डेबिट करता हूं या नहीं? दोनों एसेट्स की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड करके डेबिट करते। अब मेरे पास एक चीज है, 31 दिसंबर 2009 को डेप्रिसिएशन फॉर द, और उसकी एक वर्किंग का नंबर देकर मैं लिखूंगा। मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कैसे फाइंड करते हैं? नहीं, तरीका का तो वही पुराना है ना। वर्किंग नंबर 1 डेप्रिसिएशन फॉर दिसंबर 9 ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोज। ब्रॉड ऑन की कॉस्ट लूंगा या ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू लूंगा? स्ट्रेट लाइन मेथड है, कॉस्ट लूंगा। सबको पता है ब्रॉड ऑन की कॉस्ट 1 लाख है, माइनस जो मैंने एसेट बेचे हैं उनकी बुक वैल्यू लूंगा या कॉस्ट? आप अपना लेजर देखिए, वहां पर क्रेडिट साइड पर एक 5000 नजर आ रहा होगा, एक 2000 नजर आ रहा होगा, और वो उनकी कॉस्ट है। अपने लेजर में देखे जो लेजर बनाया है, -5000 माइनस मल्टीप्लाइड बाय, ये बात समझ लगी? तो उसके बाद मैं क्या करता हूं, देखिए कॉस्ट हमेशा सेम होती है, बुक वैल्यू में मसला आता है। कॉस्ट में से कॉस्ट माइनस कर रहे हैं, बुक वैल्यू में डेट का ख्याल रखते हैं। कॉस्ट में डेट का ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि कॉस्ट कभी चेंज नहीं होती डेट चेंज होने से।
जब आपने 10 साल पहले चीज खरीदी उसकी कॉस्ट अगर 1 लाख है, कॉस्ट उसकी आज भी उसकी 1 लाख ही है। बुक वैल्यू डेप्रिशिएट होती जाएगी तो बुक वैल्यू चेंज होती है, तो कॉस्ट में कभी चेंज नहीं आता। हाँ जी, डिस्पोजल किस डेट को हुआ? 2 डिस्पोजल है, दोनों को लिखिए। एक है 30 जून 2009 और एक है 1/7/2000। अब मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। कॉस्ट पकड़े 5000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 6/12, 2000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 6/12। पहले कितना आ गया? दूसरे का ओके, 2 एसेट बेचे थे ना, ऊपर से दोनों को माइनस किया और अलग से डेप्रिशिएट। अगर ये बुक वैल्यू होती तो ऊपर भी बुक वैल्यू माइनस हो रही होती, कॉस्ट है तो एज इट इज यही वैल्यू यहां पर लाते होते हैं। उसके बाद एडिशन की बात कर लेते हैं। एडिशन की डेट, पहले वाले एडिशन की डेट क्या है? एक एक्सचेंज के बदले एसेट हमारे पास आया और एक स्टॉक से एसेट आया। तो जो एक्सचेंज के बदले एसेट आया वो आया था 179, उसकी कॉस्ट हमने 1200 निकाली थी। कितना? और जो परचेज से आया था वो आया था 1/10/2009 को 11,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 27। ये मेरे पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 99। सवाल कंप्लीट हो गया। अब देखिए प्रॉब्लम वाला क्या आता है पेपर्स के अंदर, हम वर्किंग करते रह जाते हैं क्योंकि सबसे काम ज्यादा टाइम वर्किंग पे लगने ना, हम वर्किंग करते रह जाते हैं, सवाल टाइम खत्म हो जाता है। अगर ये सपोज दैट हमारी ये वर्किंग रहेगी, जो सबसे मेन कोर काम था इस पूरे सवाल के अंदर, 9 नंबर के सवाल में 6 नंबर फिर भी हम ले चुके थे, वो तमाम चीजें लिखने जिसकी वर्किंग की जरूरत कम थी। लेकिन पेपर में आपने अप्रोच वो इस्तेमाल करनी है जो जिसके ऊपर आपको ग्रिप हो, उस पर टाइम कम लगता है। नया काम कोई नहीं अप्लाई करना, ये सारी ट्रेनिंग हम इसमें करके जाएंगे। नया तरीका इस्तेमाल तब करेंगे जब जो सवाल हमें समझ नहीं लग रहा हो। तो अब आपके पास डेप्रिसिएशन आ गई तो सवाल आपका समझो कंप्लीट हो गया। कितनी आई है? 99। क्लोज कर दें 429 429 मेरे पास कैरी ऑन आ जाएगा 3। अब इसको मैं अगर थोड़ा सा जूम करता हूं तो नजर आ रहा है क्या? गया है? लाइट ऑफ कर दें, ये नजर आ जाएगा। चलो मैं वैसे जूम इसलिए कर रहा था कि ये थोड़ा सा आपको एक ही जगह पर ये हमारा फिक्स एसेट का लेजर था, ये 1 बाय 1 चलो कर लेते हैं। ये आपका लेजर फिक्स एसेट का और ये एक्सचेंज वाला काम है। ये हो गया कंप्लीट। जी करने लगा। ये हमारा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन विद डेप्रिसिएशन है। और ये हो गया। ये तो एसेट का लेजर पड़ा हुआ है, इसमें क्या है। और ये हमारे दोनों डिस्पोजल के लेजर है। डिस्पोजल के लेजर में ये लिखने की जरूरत नहीं। अच्छा ऐसा करेंगे ना कि आंदा के जो ये शीट होगी वर्किंग वाली ये मैं आपको शेयर कर दूं, यानी जो मैं लिखता हूं ना, आप ना ये है कि तो लिखते हुए ना बंदे को नींद नहीं आती। अगर मैं आपको ये कहूँ ना कि आप लिखा ना करो फिर आप सो जाओगे, तो इसलिए साथ लिख लिया करो, बेहतर है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि 2-4 बंदे हैं कि जो लिखते भी नहीं है और सोते भी नहीं है, फिर घर जाकर वो नोट कर लेते हैं दोबारा। तो ये शीट तो मैं आपको भेज दूं, इसमें कोई इश्यू नहीं है, एज इट इज ये सेव करके मैं आपको भेज सकता हूँ।
लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि फिर ये ना हो कि आप इधर सो जाओ, वो समझ नहीं लगे क्या हुआ है। अच्छा, ये तो क्वेश्चन आप दोनों क्वेश्चन चाहे तो दोबारा कर लेना, और जो कल के लिए आपका काम है वो देख ले। आसान वाले क्वेश्चन तो आपका टाइम जाया करते हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर कोई नई चीज ना हो ना, अच्छा एक तो क्वेश्चन 21 देख लें, फुल स्पीड एंटरप्राइज वाला। इसका पेज 52 है। बस इसमें मैथड रिटर्न डाउन वैल्यू वाला, बाकी सवाल सारा यही है। क्या हुआ, ये बुक वैल्यू है। और एक क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, ये 17 हो गया है ना, आपका भी हो गया या नहीं? नहीं, एक छोटा सा सवाल है, मैं कहता हूँ कि ये अब दोबारा ना करना पड़े हमें। चलो ये एक जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन कर लेना, कल नहीं, ये आपसे नहीं होना। वो एक छोटा सा एक ही सवाल से आपका गुजारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ये पेज नंबर 47 है।